आज बायोलॉजी का नोट्स पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन। यह बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके फादर अरस्तु हैं। जेनेटिक्स वंशागति, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। पैलियो बायोलॉजी, जीवाश्म पादप जीवाश्मों, पैलियो बॉटनिक फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबायोलॉजी, पैलियोबॉटनी कहा जाता है। फेरेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। फेरेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। पैलिनोलॉजी। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास तथा इतिहास का अध्ययन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों की संरचना का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन है। पैरासाइटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। मेलेकोलॉजी मोलास्का और इनके शेल्स खोलों का अध्ययन है। पेडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन है। डेमोग्राफी मानव जनसंख्या, मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। वायरोलॉजी विषाणुओं, वायरसेस का अध्ययन है। और सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों तुलनात्मक अध्ययन है। वैज्ञानिक विवरण जो होंगे उनका तुलनात्मक अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन है। एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मानववैज्ञानिक अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन है। ये बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन है। अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग, इसका अध्ययन है। ये बायोनॉमी जीवन के नियमों, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। बायोमेट्री गणित एवं संस्कृति की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। लिथोट्रिप्सी चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पोमोलॉजी फलों की कृषि से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। पोमोलॉजी फलों की कृषि। और फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ये वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी इसे कहते हैं। अर्थवॉर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अर्थवॉर्म मतलब केंचुए का जो मल होता है उससे तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जैव विकास पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशीय यूनिसेलुलर थे। फिर बाद में बहुकोशीय जीवों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। ये यूकेरियाटिक कोशिका वाले होते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी साधारण किस्म के प्रोकार्योटिक सेल वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया।
इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। चार्ल्स डार्विन तथा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड डार्विज्म आधारित है। इनकी पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, 1859 में आई थी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क यह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक है फिलोसॉफी जूलॉजिकी। लैमार्क का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी। प्रतिपादक हुगो डी ब्रिज। इन्होंने अपना प्रयोग इवनिंग प्राइमरोज पर किया है। यह हॉलैंड के पादपशास्त्री बॉटनिस्ट थे। नेक्स्ट है ओपेरॉन अवधारणा। जैकब और मोनोड एक जीन एक एंजाइम्स की परिकल्पना की है, बीडल और टैटम ने। विकास का सिद्धांत डार्विन का है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज का है ह्यूगो डी ब्रिज का है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। यह चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों, जेनोटाइप तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। जैव विकास के संदर्भ सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क यूज एंड डिसयूज परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों जो हाल ही में विलुप्त हो गई हैं है चीता। पिछले 1000 वर्षों में विलुप्त अकेला पशु है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक सब स्पीशीज है। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। इसके जीवाश्म फॉसिल्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था। मैमथ पूर्वज हैं। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। वर्तमान में मैमथ विलुप्त हैं। डायनासोर थे मेसोजोइक युग के सरीसृप रेप्टाइल्स, मेजोइक एरा रेप्टाइल्स। जीवों के विकास का सही अनुक्रम है सालामैंडर, अजगर, कंगारू। फिर कंगारू। अगला है वर्गिकी। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल स्तनपायी है। स्पर्म व्हेल है। विशालतम दांत वाला व्हेल है ये। 50 फीट लंबी और 45 टन वजनी है। मछली है समुद्री घोड़ा, कैटफिश, सी फिश, सॉफिश और पाइप फिश और गिटार फिश। मछली नहीं है जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, क्रेफिश, कैटलफिश, हैगफिश, रेजरफिश, जेलीफिश, ये सब जंतु हैं। और आगे है डॉगफिश। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या है कीटों, इंसेक्ट्स की। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ये कथन है। और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये कारण है। और इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडीय विधि द्वारा जनन करता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी, होमोथर्मल या वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। वे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। एग्जाम्पल, पक्षी और स्तनधारी। असमतापी, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल, मछली, उभयचर सरीसृप, मेढक, टोड। करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उपस्थिस्म मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर से विद्यमान होता है। तीसरा है, गोल क्रिम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक यानी कि विवी पैरस नहीं होते हैं। अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। ये है एकिडना। प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह निशाचर प्राणी है। एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह एक स्तनधारी है। डॉल्फिन स्तनी वर्ग मैमेलिया एक जलीय जंतु है। बुद्धिमान जंतु है। मादा में ब्रेस्ट होते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सील स्तनपायी है, मैमेलिया है, जंतु है और यह एक जलीय चुस्त मांसाहारी। तैरने के लिए फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। शिकार करने के लिए नुकीली कैनाइन दांत पाए जाते हैं। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, और इसको उभयचर वर्ग भी कहते हैं। एम्फीबियन असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल है मेढक, टोडा। और अगला है टिक और माइट होते हैं मकड़ी वंशी जो एरिनिया ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। एरेक्निडा बरूथी का वर्ग, बिच्छू का वर्ग, मकड़ी का वर्ग है। मेलेकोस्टेरिका केकड़े का वर्ग है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। कोलोसल स्क्विड यह अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। इसे डेविल फिश स्फेलोपोड मोलस्क भी कहते हैं जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। नील गाय किस कुल में आती है? तो यह हिरण कुल में आती है। यह विशालतम मृग प्रजाति है। मृगों के स्थायी सिंग होते हैं हिरणों के सिंहों के समान। नील गाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। कपी वर्ग में नहीं आता है लंगूर। यह वानर वर्ग में शामिल है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। हीन कपी छोटे आकार के कपी हैं जैसे गिब्बन। महाकपी बड़े आकार के मानवानुमा कपी हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरंग-उटान। जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत, अक्षरबद्ध वाणी, गुण चिंतन, बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। भावनाओं की अभिव्यक्ति मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं
शैलोद्भिद, सर्पों की विष ग्रंथियाँ, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों, सलाइवरी ग्लैंड के समांग होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। आगे देखते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ये हैं ऊंट, रेगिस्तान का जहाज जिन्हें कहा जाता है। इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित, गद्देदार पैर, श्वसन की लय अति धीमी होती है। एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र में करते हैं, जिससे कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। रात्रिचर नॉक्टर्नल जंतु, जिन्हें रात में जो जगते हैं, मगरमच्छ हैं, चमगादड़, उल्लू, कीवी, ये दिन में आराम करते हैं, रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं तथा दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। कीट नहीं है मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। मकड़ी की 8 टांगें होती हैं। यह आर्केनिडा तथा अरैनी वर्ग का जंतु है। यह परभक्षी होते हैं। पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाते हैं। कीट हैं खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, जुगनू, खदोत कीटों का एक परिवार है। पंख होते हैं, दीप्ति उत्पन्न करके दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। जो जुगनू चमकता है वो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। एक कीटाहारी पादप है घटपर्णी। घटपर्णी का पत्ता घट में रूपांतरित होता है। यह मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को यह अपना आहार बनाते हैं। पत्ते कलश और सुराही की भांति विकसित होते हैं। यह भारत में मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। वर्गीकी का अगला पार्ट है शहतूत का फल। सोरोसिस एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास और कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है। कपास कॉटन, ये फलों में स्थित बीज सीड के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, लिंट रेशा तथा फज रेशा। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। यह फली वाले पौधों जैसे अल्फा या सोयाबीन की मूंगफलियों में पाई जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। इसमें कैक्टस, मदार, एलोवेरा एक्सेट्रा पौधे आते हैं जो शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों के जड़ तंत्र रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें जल को संचित रखने की विशिष्टता रहती है। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। इनकी जड़ें 20 से 30 मीटर तक लंबी भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, ज़ेरोफाइट कहते हैं। जल के एवोपोरेशन को कम करने के लिए इनकी बाहरी त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल है नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम एक्सेट्रा। मरुभूमि के पादप अधिकतर मांसल और स्थूल होते हैं जो जल को संचित रखने के लिए स्थूल बन जाते हैं। पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं उसे लवण मृदोद्भिद, हेलोफाइट जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक है एसिटोबैक्टर।
करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इसमें, कन्वर्ट किए हुए हैं करेक्ट में। जैली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन हैं जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन बीजों की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में सत्य कथन है। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशीय आद्य प्रिमिटिव जीव हैं जिन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। कथन दिया हुआ है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। यहाँ पे ए सही है परंतु कारण जो आर है वो गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। स्वपोषित हैं ये, मतलब खुद से बनाते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है और कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को जलोद्भिद हाइड्रोफाइट कहते हैं। इन पौधों में मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होते हैं और इनका अभाव होता है। एपीफाइट अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। यांत्रिक अवलंबन के लिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इनके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं। जड़ों की बालों से रूट हेयर्स एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकलती हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। स्वजीवी उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परोपजीवी उपभोक्ता दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी सैप्रोफाइट अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है वो है मीथेन के। मीथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं तो ये वातक तंत्र से करते हैं। सभी कीटों इंसेक्ट्स में श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन यानी कि O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। वातक तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियां जम जाती हैं, पर इस दशा में झील नदी के केवल ऊपरी परत ही जमती है। झील की ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है।
केवल ऊपरी परत ही जमती है। जल से बाहर निकाली जाने पर मत्स्य यानी कि मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि यह श्वास नहीं ले पाती हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा, गिल्स के द्वारा। यहाँ पे फ्रूट्स हैं और उनसे संबंधित कलर हैं। सेब एंथोसाइनिन लालीकरण के लिए, गाजर कैरोटीन नारंगी रंग के लिए, पपीते कैरिका जैंथिन पीले रंग के लिए, टमाटर लाइकोपिन लाल रंग के लिए, हल्दी में जैंथोफिल पीले रंग के लिए, चुकंदर में विटरनिन लाल रंग के लिए। और ये जो है पपीते का कैरिका जैंथिन पीला रंग, ये विटामिन ए कैरोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। हल्दी प्राप्त होती है तना से। टर्मरिक के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद राइजोम, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। इसे याद रखिएगा, हल्दी प्राप्त होती है तने से और इसका खाने वाला जो हिस्सा होता है वो प्रकंद है, राइजोम, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया में है। इसका प्रयोग औषधि, मसाले, रंग कारक के रूप में किया जाता है। लीची को रखा जाता है एक बीजी बेरी। यह फल उष्णकटिबंधीय है, सौंफ-बेरी परिवार का सदस्य है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग यानी कि एंड्रोक्सियम तथा जाइनोसियम अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस घटना को पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहते हैं। डाइकोगेमी ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रोटेंड्राई और प्रोटेनगाइमी। प्रोटेंड्राई परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि प्रोटोगाइमी में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है। रूपांतरित जड़ हैं यहाँ पे सलजम, गाजर, शकरकंद, मूली के। रूपांतरित तना है गन्ना, आलू, अदरक, यानी कि इसमें जड़ क्या क्या है, सलजम, गाजर, शकरकंद और मूली, ये सब जड़ में आएंगे। और तने में आएगा गन्ना, आलू, अदरक, सन। आलू का तना खाने योग्य होता है। पटसन और जूट ये वाला सन का हिस्सा है। स्तंभकंद ट्यूब्स होते हैं आलू कंद में, शकलकंद लहसुन में और घनकंद होता है जिमीकंद सूरन में। प्रकंद अदरक का राइजोम है और मांसलपर्ण प्याज का, भ्रूणपोष नारियल का। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। केसर फूल के स्त्री भाग गाइनोसियम से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है। इसमें सैफ्रोनॉल एवं प्रिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। यह सूखा मिश्रण है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। लौंग सूखी हुई पुष्प कलिका। लौंग जो है वो सूखी हुई पुष्प की कलिका है। यह एक मध्यम कद वाला सदाबहार वृक्ष है। 10 से 20 मीटर ऊंची पत्तियां बड़ी अंडाकार होती हैं। जन्म स्थान इसका इंडोनेशिया है। फैमिली मर्टेसी है और इसका यूज़ है क्लव्स बंद कलियां हैं जो भोज्य पदार्थ दांतों के दर्द निवारक के लिए यूज़ होती हैं। तना काट आमतौर से गन्ना, शुगर केन के कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तने को काट के लगाया जाता है। इसका तना सॉलिड जॉइंटेड होता है जिसमें इंटरनोड्स पाए जाते हैं। गन्ना फैमिली जो होती है वो ग्रैमिनी होती है। यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं, फिर यहाँ पे एक अलग पार्ट होता है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ उगा सा रहता है, तो यहीं से इसका पार्टीशन किया जाता है। मटर पौधा है शाक का, द्विबीजपत्री तथा 1 वर्षीय पौधा। तना इसका कमज़ोर होता है। सहारे के लिए प्रतान टेंड्रिल यूज़ होते हैं। फैमिली है ल्यूग्यूमिनोस।
फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों नोड्यूल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं राइजोबियम सहजीविता सिम्बोसिस का जीवन यापन करते हैं। यहाँ एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। कवक मूलक माइक्रोहिजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य साहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन है, जिसमें वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक फंगस मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल सिंथेज नामक एंजाइम्स निष्कासित करते हैं। सल्फेनिक अम्ल और सिंथेज नामक एंजाइम्स निष्कासित करते हैं। यह एंजाइम्स प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर कंपाउंड। सल्फर यौगिक प्याज सरसों के तेल में सल्फर पाया जाता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक रूपों में किया जाता है। भिंडी एक फल है, एक पुष्पीय पादप है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, अविकसित प्ररोह एम्ब्रॉयनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होते हैं। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं सहतूत की पत्तियों पर। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। रेशम का कीड़ा सिल्कवॉर्म अपने जीवन चक्र में केशिव प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा में बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को खोल या कोया तैयार करता है, जिससे रेशम प्राप्त होता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है आवृत्ति बीज पादप से, जिसे सिंकोना नामक पौधे की छाल, जिसे बार्क भी कहते हैं, से प्राप्त किया जाता है। यह एक आवृत्ति बीजी पादप है। स्वाद तीखा होता है और इसका यूज़ अर्थराइटिस में और प्रियन रोगों के उपचार में किया जाता है। इसी तरह मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप सीडेड प्लांट्स से तैयार की जाती है। कोनिन, एट्रेविन, क्लोरोक्विन एक्सेट्रा औषधियाँ भी मलेरिया निदान में प्रयुक्त होती हैं। क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि से सिंकोना की छाल, जो प्राकृतिक उत्पाद थी, को रिप्लेस कर दिया है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए डाइटम एक कोशीय जीव का प्रयोग होता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए डाइटम एक कोशीय जीव का प्रयोग होता है। स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण अल्फांसो आम की गुणवत्ता कुप्रभावित होती है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। यह वस्तु को 4000 गुना बड़ा कर दिखाता है।
कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्म है। इसकी मुख्य विशेषता है इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। मानव उपयोग के अनुकूल है। पोषण गुण होता है इसमें। मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ट्रिटिकेल संकर पौधा है। गेहूँ ट्रिटिकम राई स्केल के परस्पर संकरण से बना है। पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। वर्गीकी का अगला पाठ है जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है। चीन, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमो सैपियंस से संबंधित हैं। खमीर कवक फंगस है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाया जाता है। यीस्ट और मशरूम हैं फफूंद फंगी। यह पर्णहरिम रहित तथा संवहन उत्तक रहित होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज 91%, जिसमें सेल्यूलोज होता है। जल 7.85 होता है। प्रोटोप्लाज्म 0.55% और वसीय तत्व 0.40% और खनिज लवण 0.20% होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल के। द्वैध पादप होते हैं ये, और इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। यह वृक्षों की पत्तियों एवं छालों, प्राचीन दीवारों पर और भूतल चट्टानों पर उगते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से, अधपके पोस्त पौधे के फल से। अफीम के पौधे के दूध लेटेक्स को सुखाकर बनाया जाता है। दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है ये। इसके कच्चे अपक्व फल में ही एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलकर सुखाया जाता है। फिर अफीम और हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पोस्त के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। यह एक आवृत्ति बीजीय पादप है। इसका उपयोग दर्द निवारक, निद्राकारक। इसका प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका पर पड़ता है। आनुवांशिकता खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की है। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रयोग मटर के पौधे पर किया। सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्कीकरण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने अपने चीर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित किया है। यह लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन से, जीन के चित्रण से। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्र का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। जीन क्रोमोसोम पर स्थिर डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जिन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जंपिंग जीन प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकिलटॉक ने 1983 में मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन किया। बारबरा मैकिलटॉक ने जंपिंग जीन का अध्ययन किया। अध्ययन में कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। एग्जाम्पल, मक्का के दाने पर धब्बे पड़ना।
डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों एमिनो एसिड बनाते हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो जीवों के लक्षणों की सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। एक्स-रे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपने कोशिकाओं सेल्स के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर अगला टॉपिक है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्प्रिलिम, एसेटोबैक्टर, बीजीए एजोला और एजोला। फॉस्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक बैसिलस स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर हैं सेलुलोलिटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक, ह्यूमिकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले बैक्टीरिया हैं स्यूडोमोनास की प्रजाति। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। एजेटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। पौधे इसका उपयोग अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। यह धान की फसल को नाइट्रोजन की आपूर्ति कराता है। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। एजोला एक जलीय फर्न एक्वेटिक फर्न है। इसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली जीवाणु एनाबाइना एजोलाई की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक है। फसलोत्पाद में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा स्प्लिट एप्लीकेशन, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स और नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा स्लो रिलीज द्वारा किया जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं राइजोबियम जैपोनिकम और 3 पतिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लुकर्ने राइजोबियम मेलिलोथी जलीय फर्न एक्वेटिक फर्न एनाबाइना है और एजोलाई गुन्नेरा माइक्रोफाइला नोस्टोक मस्कोरम है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम और 3 पतिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लुकेन राइजोबियम मेलिलोथी जलीय फर्न है एनाबाइना और एजोलाई और गुन्नेरा माइक्रोफाइला है नोस्टोक मस्कोरम। 2,4-D और 2,4 मतलब डाइक्लोरोफेनॉक्सीसेटिक एसिड एक खरपतवार नाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। खरपतवार मतलब वीड्स खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। कोशिका नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है?
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किया था। सही कथन है यहाँ पे, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। पादप विषाणु अविकल्पी परिजीवी जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो कि सिर्फ पोषी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46 23 के जोड़े में। पुरुषों में 44 + XY और स्त्रियों में 44 + XX। XY पुत्र के लिए और XX पुत्री के लिए होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसे कहते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है, उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। इनके अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। ये परिवर्तन वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली सहित सरीसृपों में। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति सेल वॉल, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, और जंतु कोशिका में सेल वॉल का अभाव होता है, यानी कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है और हरे पौधों में यह सेलुलोज से निर्मित होता है। हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज और हरित लवक सेल वॉल नहीं होते हैं। न सेलुलोज होता है, न हरित लवक सेल वॉल होते हैं। जैविक कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। यह जीवाणु एवं ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। पित्त पिंड अंडाशय ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति मांस है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड मतलब वसा से। प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। यह 3 परतों से बनी है, बाहरी और भीतरी परतें जो प्रोटीन से हैं, और मध्य वाली परत लिपिड या वसा द्वारा। बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन की होती है, मध्य वाली परत लिपिड या वसा द्वारा बनी होती है। कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला से राइबोसोम लगे होते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल वर्क बेंच होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल बनती हैं? तो ये तिल्ली में बनती हैं। एलसी एक प्रकार की लिम्फोसाइट सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर स्टेम सेल्स, स्तंभ कोशिका के लिए। पहला, एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजक की प्रक्रिया होती है। दूसरा, यह विभाजित होकर विशिष्ट एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। तीसरा, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है।
चौथा, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। पांचवा, ये दो प्रकार के स्तंभ कोशिकाएं हैं। पहला भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दूसरा वयस्क स्तंभ कोशिका। इसलिए यह भ्रूण एम्ब्रॉय तथा वयस्क में भी पाई जाती हैं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी अवस्था में व्युत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। इन्हें बीजपुटीय एम्ब्रॉय को बिना नष्ट किए ही प्राप्त किया जा सकता है तथा एम्ब्रॉय अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र सोर्स है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। क्रेब्स साइकिल 1973 में इसे विकसित किया गया था। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम में उत्पन्न होता है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। हैंस क्रेब्स ने इसे विकसित किया था। प्रोग्राम्ड सेल डेथ के सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट तथा ऑर्गन्स इन्वॉल्यूशन प्रतिविकास के समय होता है। मानव शारीरिकी, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का। बच्चों में 75%, वयस्क पुरुषों में 60 to 65%, स्त्री 55 से 60%। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्यूवेंट होता है। कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत 65% होता है। वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियां, बोन्स। 20 वर्ष में भी 206 ही होती हैं, जो कि कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं, जो अक्षीय एरिड तथा उपांशीय अपेंडिकुलर कंकाल में बटी होती हैं। एक्सीड और उपांशीय अपेंडिकुलर कंकाल में बटी होती हैं। अस्थियों में माध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। शरीर का ढांचा बनाने में सक्षम हैं ये। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, यह कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ में पाई जाती है, जांघ की। और कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ की। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 होती हैं, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती हैं, ब्रेन केस जैसे कपाल या क्रैनियम बनाती हैं, और 14 चेहरे का कंकाल बनाती हैं, यानी हमारे चेहरों पे 14 हैं। 6 मध्य कर्णों में ईयर बोन्स में होती हैं, 6 जो हैं कान में होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, रिब्स यानी कि पसलियाँ कुल 12 जोड़ी होती हैं, अर्थात 24। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा केज बनाती हैं, जिसमें फेफड़े, लंग्स तथा हार्ट स्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, जो ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, पाया और पैर, जांघ, थाइज, रश और स्नेक और उसके बाद फुट पर आती हैं। तो जांघ में जो होती है वो फीमर सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। पाया में टीबिया और फैबुला नामक हड्डियां होती हैं, और पैर में
टर्सस, सोल और टो होती है। ऑपरेशन में एंथ्रोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। एंथ्रोप्लास्टी जोड़ के निर्माण, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना होता है। और ये जो हड्डियां बनी होती हैं ये बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की।